नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर के लिए एंडोक्राइनोलॉजी जो सब्जेक्ट अपना चल रहा है, टॉपिक चल रहा है, उसके अंदर लेक्चर नंबर 55B 55B नंबर लेक्चर अपने करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर कल अपने जो लेक्चर किया था वो 55A था, थोड़ा सा उसको ये थर्ड ईयर क्लास वाले थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कल जो लेक्चर किया था प्रीवियस लेक्चर वो अपने 55A किया था और आज अपने 55B करने जा रहे हैं, यानी उसी का दो भाग है। देखिएगा, कल अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था प्रसव। एंडोक्राइनोलॉजी में जो टॉपिक चल रहा था वो था प्रसव, पार्चुरेशन। प्रसव जिसको कहा जाता है। प्रसव की परिभाषा मैंने बताई थी कि गर्भाकाल या गर्भावस्था पूरी होने के पश्चात शिशु का योनि मार्ग से बाहर आना क्या कहलाता है? प्रसव कहलाता है, या क्या कहलाता है? पार्चुरेशन कहलाता है। और पार्चुरेशन जो है ये एक हार्मोन के द्वारा नियंत्रित प्रक्रिया है, एक रिफ्लेक्स एक्शन भी है, इसमें कहीं ना कहीं इंक्लूड होता है, जो मैंने कल बताया था आपको। तो सबसे पहली बात तो आज अपने इसका जो नोट्स है उसके हिसाब से इसको थोड़ा पढ़ने का प्रयास करते हैं। माता की गर्भावस्था पूर्ण होने के पश्चात बच्चे का योनि मार्ग से बाहर आना क्या कहलाता है? प्रसव कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रसव कहलाता है। ये बात मैंने कल आपको बताई थी। अब देखिएगा कि इसके अंदर क्या होता है कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि आपको बताया था कि जो गर्भावस्था के दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उसकी सांद्रता बनी रहती है, और जैसे जैसे प्रसव की अवस्था आती है तो उस दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तो बढ़ना बंद हो जाता है, और जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो ज़्यादा बनने लगता है, यानी लगभग उसकी मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बनने लगती है। और ये घटना घटती है 7वें महीने के पश्चात। तो अपने सीधा कर लिखें, 7वें महीने के पश्चात प्रोजेस्टेरोन की सांद्रता स्थिर हो जाती है, वह एस्ट्रोजन की सांद्रता लगभग 100 गुना अधिक हो जाती है। लगभग 100 गुना अधिक हो जाती है। 100 गुना अधिक हो जाती है। किसकी सांद्रता? एस्ट्रोजन की सांद्रता। अब होता क्या है कि एस्ट्रोजन जो है वो संकुचनशीलता को बढ़ाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन गर्भाशय की संकुचनशीलता को बढ़ाता है। को क्या करता है? बढ़ाता है। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन। तो ये गर्भाशय क्या करता है? संकुचनशीलता को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है कि अब जो गर्भाशय के अरेखित पेशियां हैं, जिससे गर्भाशय की अरेखित पेशियों में संकुचन होने लगता है। अरेखित पेशियों में संकुचन होने लगता है। क्या होने लगता है? संकुचन होने लगता है। अब देखिएगा कि जो एंडोमेट्रियम है, प्रसव के समय एंडोमेट्रियम जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन जो ग्राही होती है उनकी संख्या भी बहुत अधिक बढ़ जाती है। ऑक्सीटोसिन ग्राहियों की संख्या अगर बढ़ती है तो उसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीटोसिन है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि इन ग्राहियों से जुड़ेगा, और उसके अंदर जो है एस्ट्रोजन हार्मोन वो भी अपना प्रभाव डालता है। प्रसव के दौरान गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में
ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर ग्राही की संख्या में वृद्धि हो जाती है, ये ऑक्सीटोसिन हो जाती है, जिससे न्यूरोहाइपोफाइसिस से स्रावित ऑक्सीटोसिन इन ग्राहियों से जुड़ जाता है, और इसमें एस्ट्रोजन की भी भूमिका होती है, भूमिका होती है इसकी एस्ट्रोजन की। तो एस्ट्रोजन की जो भूमिका होती है वो क्या होती है, ऑक्सीडेशन जो ग्राही होते हैं उनकी संख्या को बढ़ाने में होती है, जिससे ऑक्सीडेशन ज़्यादा से ज़्यादा इन ग्राहियों से जुड़ेगा, और ये ग्राही कहाँ मौजूद होते हैं, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में होते हैं। तो गर्भाशय में एंडोमेट्रियम में देखो कि ऑक्सीटोसिन ग्राहियों की संख्या भी बढ़ रही है, साथ में एस्ट्रोजन हार्मोन भी बढ़ रहा है, साथ में क्या होता है कि जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है उससे भी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीटोसिन जो है वो इन ग्राहियों से जुड़ेगा। जुड़ने से क्या होगा कि ऑक्सीटोसिन और एस्ट्रोजन दोनों ही मिलकर के क्या करते हैं, गर्भाशय की आरेखित पेशियों में संकुचन उत्पन्न करते हैं, और संकुचन उत्पन्न होगा तो उस पे ऊपर दाब लगता है, और गर्भाशय के ऊपर दाब लगता है, जिससे क्या होता है कि जो शिशु है वो नीचे की ओर खिसकना प्रारंभ हो जाता है। जिससे गर्भाशय में संकुचनशीलता और अधिक उत्पन्न होती है। क्या होती है, और अधिक उत्पन्न होती है। अब साथ में जो भ्रूण होता है, उस भ्रूण की जो एड्रिनल ग्रंथि है वो भी क्या करती है, कार्टिसोल का स्राव करती है, और ये जो कार्टिसोल है ये क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये भी मसल कॉन्ट्रैक्शन को प्रेरित करने वाला क्या है, हार्मोन है। तो नेक्स्ट अपना स्टेप क्या रहेगा, भ्रूण की एड्रिनल ग्रंथि कार्टिसोल का स्राव करती है वह प्रोस्टाग्लैंडिन की मात्रा भी बढ़ जाती है ठीक है, जिससे गर्भाशय में संकुचन तीव्रता से उत्पन्न होते हैं। गर्भाशय में संकुचन क्या में तीव्रता से उत्पन्न होते हैं, और गर्भाशय का जो संकुचन है वो क्या होने लगता है, ज़्यादा होने लगता है। अब क्या होगा कि जो शिशु है वो खिसक जाता है, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन व कार्टिसोल के कारण उत्पन्न संकुचन से शिशु गर्भाशय ग्रीवा की ओर सर्विक्स गर्भाशय ग्रीवा की ओर खिसक जाता है गर्भाशय ग्रीवा की ओर खिसक जाता है, जिससे
अब यहाँ तक की घटना होगी, गर्भाशय ग्रीवा से शिशु का सिर टच करता है, जिससे आवेग हाइपोथैलेमस तक जाते हैं और ऑक्सीटोसिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे गर्भाशय में संकुचन और अधिक होने लगते हैं। इसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ बच्चे का सिर गर्भाशय ग्रीवा से टच होते ही आवेग उत्पन्न होते हैं, जिसके फलस्वरूप गर्भाशय में संकुचन अधिक होते हैं, तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। यानी कि जो पूरी गर्भावस्था अवधि होती है उस दौरान तो क्या होते हैं, ये आवेग धीमी धीमी गति से उत्पन्न होते हैं, और जैसे ही भ्रूण के सिर का द्वारा जो गर्भाशय ग्रीवा में खिंचाव उत्पन्न होता है, तो ये प्रतिवर्ती क्रिया की तरह गर्भाशय संकुचन को भी क्या करता है, प्रेरित करता है। उसका रीज़न क्या है, ये मैंने बता ही दिया कि गर्भाशय संकुचन शिशु को गर्भाशय ग्रीवा की ओर धकेलता है, जिससे क्या होता है, गर्भाशय ग्रीवा में खिंचाव में क्या होती है, वृद्धि होती है, और जिससे प्रतिवर्ती उत्पन्न होकर संकुचन को क्या होता है, बढ़ाता है। यानी कहने का मतलब यही हुआ कि बच्चे का जो भाग है, बॉडी पार्ट है, चाहे सिर हो, वो गर्भाशय ग्रीवा से जैसे टच होता है तो आवेग हाइपोथैलेमस तक जाते हैं। हाइपोथैलेमस क्या करता है, उस समय ऑक्सीटोसिन की सांद्रता को बढ़ा देगा, जिससे गर्भाशय के अंदर संकुचन और तीव्रता से उत्पन्न होते हैं, और संकुचन जैसे उत्पन्न होंगे तो शिशु के ऊपर दबाव लगने से कहाँ खिसकता है, वो नीचे की ओर खिसकता है। और ये जो मैकेनिज्म है ये बार बार जारी रहता है, जिसके कारण बच्चा धीरे धीरे नीचे गर्भाशय ग्रीवा से योनि की ओर आएगा, और योनि से होते हुए शरीर से क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है, जिससे बच्चा योनि मार्ग से बाहर निकल जाता है, योनि मार्ग से क्या निकल जाता है, बाहर। अब देखिएगा, योनि मार्ग से बाहर निकल गया तो इसी को हमने क्या नाम दिया, प्रसव नाम दिया। तो ये सारी प्रक्रिया क्या है, चलती रहती है, कंटिन्यूटी में चलती रहती है, और यही क्या है, प्रसव है। अब मैंने कल बताया था कि प्रसव जो होता है उस दौरान ये सारी घटनाएं जो घटती हैं, इनको एक नाम दिया जाता है प्रसव पीड़ा। उसको क्या नाम दिया जाता है, प्रसव पीड़ा नाम दिया जाता है। और प्रसव पीड़ा का मतलब क्या होता है कि इस दौरान जो यानी यूँ कह सकते हैं कि आफ्टर 7 मंथ, यानी जब 7 महीने का भ्रूण हो जाता है, उस दौरान ऑक्सीटोसिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, एस्ट्रोजन इनकी सांद्रता बढ़ेगी। तो बढ़ने से क्या होता है, धीरे धीरे जो संकुचन उत्पन्न हो रहे थे गर्भाशय में वो तीव्र गति से होते हैं, जिससे महिला में दर्द का अनुभव भी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रसव पीड़ा कहते हैं, लेबर पेन कहते हैं। और प्रसव पीड़ा जब प्रारंभ हो जाती है तीव्रता से, तो उस दौरान क्या होता है कि जो इसको अपने 3 भागों में बांटते हैं, और इसको 3 भागों में किस प्रकार होते हैं ये अपने अभी देखेंगे। तो प्रसव पीड़ा को अपने 3 भागों में बांट सकते हैं,
इसमें जो अपने फर्स्ट भाग है, फर्स्ट फेज जिसको हम कहते हैं, प्रसव पीड़ा को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहले कौन सी है? फर्स्ट स्टेज। इसमें क्या होगा? इस स्टेज में, इस अवस्था में गर्भाशय में संकुचन 30 मिनट बाद उत्पन्न होते हैं। उसके पश्चात संकुचन 3 मिनट बाद उत्पन्न होते हैं। और अंत में 1 मिनट बाद उत्पन्न होने लगते हैं। अर्थात संकुचन तीव्र हो जाते हैं। संकुचन तीव्रता से उत्पन्न होते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में पहली घटना ये घटी। दूसरी घटना क्या घटती कि जो एमनियोटिक झिल्ली है वो फट जाती है। और एमनियोटिक झिल्ली जब फटती है तो जिससे एमनियोटिक द्रव क्या है, वेजाइना से होकर के बाहर निकलता है। इस दौरान भ्रूण के चारों ओर मौजूद और उपस्थित एमनियोटिक झिल्ली फट जाती है। और एमनियोटिक द्रव बाहर निकल जाता है। द्रव वेजाइना से होकर बाहर निकल जाता है। वेजाइना से होकर बाहर निकल जाता है। तो ये स्टेज कौन सी है? इसकी फर्स्ट स्टेज। इसके अंदर क्या हो रहा है कि संकुचन जो पहले 30 मिनट से उत्पन्न हो रहे थे तो ऑक्सीटोसिन की मात्रा और बढ़ेगी, प्रोस्टाग्लैंडिन की मात्रा बढ़ेगी, एस्ट्रोजन की सांद्रता और बढ़ेगी। तो जिससे क्या होगा, जो संकुचन हर 3 मिनट बाद में उत्पन्न होते हैं। और 3 मिनट बाद में उत्पन्न होते हैं, अंत में कितने बाद होने लगते हैं? 1 मिनट बाद में उत्पन्न होने लगते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो संकुचन जैसे ज़्यादा होंगे तो गर्भ पर या शिशु पर दाब लगेगा। दाब लगने से क्या होगा, उसके चारों ओर जो एमनियोटिक झिल्ली है वो फटते एमनियोटिक द्रव क्या है वो बाहर वेजाइना से निकलता है। इसका मतलब क्या है, प्रसव अंतिम स्टेज में यानी होने वाला है। अब उसके बाद कौन सी स्टेज आती है? द्वितीय स्टेज आती है। तो द्वितीय स्टेज के अंदर क्या होगा कि ये 20 मिनट से 1 घंटे की होती है। इसमें क्या होता है, सर्विक्स से होकर के जो शिशु है वो वेजाइना से होकर के क्या निकल जाता है, बाहर हो जाता है, बाहर निकल जाता है। सेकंड स्टेज में क्या होगा, सेकंड स्टेज इस अवस्था में यह अवस्था 20 मिनट से 1 घंटे की होती है, से 1 घंटे की होती है। इस अवस्था में अम्बिलिकल कॉर्ड, इसको नाभि रज्जु भी कहते हैं, नाभि रज्जु टूटकर पृथक हो जाता है, पृथक हो जाता है। टूटकर क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है। अब टूटकर जैसे पृथक होता है तो क्या होगा कि जो वेजाइना है वो क्या हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, तथा रिलैक्सिन हार्मोन, प्लेसेंटा का रिलैक्सिन हार्मोन होता है जो अपन डिस्कस कर चुके हैं। रिलैक्सिन हार्मोन के कारण प्यूबिस सिम्फाइसिस
जॉइंट लूज हो जाता है, वेजाइना का आकार बढ़ जाता है, बढ़ जाता है और शिशु का जन्म हो जाता है। ये कौन सी घटना है? सेकंड स्टेज। तो 20 से 1 मिनट की घटना होगी। अवस्था में अम्बिलिकल कॉर्ड नाभि रज्जु टूटकर पृथक हो जाएगा और रिलैक्सन हार्मोन हुआ प्लेसेंटा बनाना शुरू कर देगा, जिससे शिविर जो श्रोणि में लगा पीवी सिम्फाइसिस जॉइंट है वो लूज हो जाता है। और लूज होने से मैंने बताया था कि वो इस तरह से होता है, तो इसमें स्पेस ये गैप आ जाए, गैप आने से वेजाइना का जो आकार है वो बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के कारण बच्चे का सिर बाहर निकलते हुए बच्चे की पूरी बॉडी बाहर निकल जाती है वेजाइना से। उसको क्या कहते हैं? शिशु का जन्म या बर्थ कहते हैं। उसके बाद में कौन सी स्टेज आती है? थर्ड स्टेज आती है। थर्ड स्टेज जो होती है ये आफ्टर बर्थ भी कहलाती है। थर्ड स्टेज क्या कहलाती है? आफ्टर बर्थ भी कहलाती है। ये 20 से 25 मिनट की होती है। ये 20 से 25 मिनट की होती है की अवस्था होती है। इसमें गर्भाशय का आकार पुनः सामान्य हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे के जन्म के समय जो पेशियां बार बार संकुचित और शिथिल हो रही थी, अब वो संकुचन शिथिलन करना बंद कर देती है और वो क्या है? गर्भाशय को सामान्य आकार में ले आती है। इसके अलावा प्लेसेंटा, नाभि रज्जु का बचा भाग, एमनियोटिक झिल्ली का शेष भाग व रक्त बाहर निकलते हैं। इन्हें आफ्टर बर्थ भी कहा जाता है। आफ्टर बर्थ भी कहा जाता है। इस दौरान जो रक्त की हानि होती है वो लगभग 350 ml रक्त की क्या होती है? हानि होती है। इस दौरान 350 ml रक्त बाहर निकलता है, लगभग रक्त बाहर निकलता है। तो 350 ml रक्त बाहर निकलेगा। तो ये स्टेज कौन सी कहलाती है? थर्ड स्टेज कहलाती है। और इसको आफ्टर बर्थ भी कहते हैं। आफ्टर बर्थ का मतलब जो यूँ कह सकते हैं कि बच्चे से जुड़ा हुआ जो भी भाग था वो सारा क्या निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। तो इससे हम कहते हैं आफ्टर बर्थ कहते हैं उन सभी स्ट्रक्चर्स को जो कि अब वहाँ अंदर कोई काम की नहीं, चाहे प्लेसेंटा का बचा भाग हो, चाहे नाभि रज्जु का बचा हुआ भाग हो, चाहे एमनियोटिक झिल्ली है, एमनियोटिक द्रव है, रक्त है, ये सब चीज़ें क्या है? वेजाइनल ट्रैक से बाहर निकल जाती है। और इस प्रकार से ये क्या कहलाती है? घटना पूरी प्रसव। तो इस प्रकार से टॉपिक प्रसव आज समाप्त होता है। थैंक यू।